हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। आपका जो साइंस का चैप्टर फर्स्ट है। तो पहले हम बुक से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग अपने नोट्स पे देखेंगे, ठीक है। तो एज वी लुक एट अराउंड एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटीज ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड टेक्सचर्स। तो देखिए, हम अपने चारों ओर बहुत सी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, और उनका अलग अलग शेप होता है, ठीक है, अलग अलग बनावट होती है उनकी। तो जो भी चीज़ किसी भी चीज़ से बनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे जो साइंटिस्ट हैं हमारे, उन्होंने एक नाम दिया। वो नाम क्या था? मैटर, ठीक है, मैटर। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्या? पदार्थ। जैसे कि जिस हवा में हम जो है सांस लेते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पेड़ पौधे, ये सब ही क्या है? मैटर हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपके चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। तो अब हम अपने नोट्स से पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना चैप्टर, कौन सा? मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहले हम लोग कंटेंट देखेंगे, फिर हम लोग इसके पूरे चैप्टर को एक ही शॉट में आज ख़त्म करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। और आप चिंता मत करिए, ये नोट्स आपको हमारे ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा, आप उससे हमारा ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक्स है मैटर इन आर सराउंडिंग्स में। देखो, हमारा पहला जो टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूजन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, और इवेपोरेशन, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है। तो पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर नेचर। पहले तो हम लोग शुरू में क्या करते थे? देखिए, आपको पता ही होगा, जब हम लोग शुरू में मतलब जब ह्यूमन आए थे तो उन्होंने क्या, पहले नेचर को धीरे धीरे समझना शुरू किया। फिर जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे, ठीक है, उन्होंने मैटर को कितने 5 पार्ट में डिवाइड किया। 5 पार्ट कौन कौन से? जिसे हम बोलते हैं 5 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हिंदी में तत्व बोलते हैं, और आपने पंच तत्व भी काफ़ी बार सुना होगा। तो फिर इसे 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे एयर, ब्रीथ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट। मतलब कि जो भी जीवित या फिर अजीवित चीज़ें हैं वो सारी ही किससे बनी हैं? इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी हैं, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। नेचर क्या होता है? उसका मतलब कैसा बिहेवियर होता है, और मतलब क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर हम लोग बोले तो, ठीक है। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। ऑल मैटर कंस्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल या टीनी पार्टिकल। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स, ठीक है। जो मैटर होता है वो बहुत 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 छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको हम शायद अपने नेक डाई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। आप उसे अगर सूक्ष्मदर्शी जो होता है आपका, उससे देखेंगे तो आपको ईजिली दिख जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, कुछ चीज़ें आपको दिखती होंगी, जैसे एक रोटी मान लीजिए। रोटी क्या होती है? आटे से बनती है। अब ये मत कहिएगा आटा गेहूँ से बनता है। आटे को पीस कर जितना छोटा पार्टिकल है उसका भी 10 टाइम्स जब छोटा करेंगे तब उतना छोटा एक पार्टिकल होगा, मे बी। और तब जो है क्या कहते हैं आप क्या, एक मैटर उस पार्टिकल से मिलके बनता है, और वो पार्टिकल जो कहलाता है वो क्या होता है? एटम होता है, ठीक है। These particles of matter are too small so they cannot be seen by naked eyes or simple microscopes. तो क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि इसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, या फिर सिंपल जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी विद द increase of temperature. Kinetic energy of particles also increases, so particle moves faster, ठीक है। फिर से देखते हैं ये पॉइंट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग।
मतलब जो हमारे मैटर के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपस में मूव करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, ठीक है। और मूव करने से हम लोग अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, या फिर आप हमारी दूसरी वीडियो जो साइंस की फिजिक्स की वीडियो है काइनेटिक एनर्जी, उसमें आप देख सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो क्या है, एक एनर्जी पोस्ट करता है। वो एनर्जी कौन सी होती है, जो मूवमेंट की वजह से आती है या मोशन की वजह से आती है, वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो इसी तरह हर पार्टिकल भी काइनेटिक एनर्जी पोस्ट करता है, ठीक है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। इसको एक वेरी फनी वे में मैं समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी गर्म तवे पे बैठा दिया जाए तो आप भी बहुत तेज़ी से उछलेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल भी वैसे ही होते हैं, जैसे उनकी हीट बढ़ाई जाती है या उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, उनको गर्म करते हैं, तो क्या करते हैं, पार्टिकल और ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, वो और तेज़ से मूव करने लगते हैं, ठीक है। सो पार्टिकल मूव फास्टर, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब उसके टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर का मतलब जब हम उसे गर्म करेंगे या फिर उसमें हीट बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा, और गर्म होने की वजह से वो और तेज़ मूव करेगा, और तेज़ मूव करेगा, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और मूवमेंट भी उसका फास्टर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब जो है मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है तो हमारा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, ऐसे जो है कन्वर्जन होता है हमारे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब दो डिफरेंट टाइप के मैटर के पार्टिकल्स का आपस में मिलना क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। मतलब एक तरह से मिक्सचर आप बोल सकते हो, ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस बाय हीटिंग। मतलब जब आप फिर से जब हीट बढ़ाएंगे तो मूवमेंट ज़्यादा होगा और दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे, ठीक है, जो अलग अलग मैटर है आपके, ठीक है। इट इज़ नेचुरल प्रोसेस, इट टेक्स प्लेसेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। मतलब आप सॉलिड में यूज करेंगे या फिर लिक्विड में हीट बढ़ाएंगे या फिर गैस में हीट बढ़ाएंगे, तो तीनों में ही ये प्रोसेस हो सकता है डिफ्यूजन का, ठीक है। बस आपको हीट की ज़रूरत पड़ेगी, और बगैर हीट के भी कई बार आप जो है दो मैटर के पार्टिकल्स को मिला सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ये जो जिगजैग और रैंडम पाथ ट्रैवल होता है किसी पार्टिकल के द्वारा, वो ब्राउनियन मोशन होता है। ब्राउनियन मोशन का सबसे अच्छा जो एग्जांपल है आपके पास, आपके घर में अगरबत्ती जलती होगी भगवान के सामने, तो उसका जो स्मोक होता है, जो उसका धुआं होता है, वो जो है आप देखते होंगे कैसे एक साथ चलता है ऊपर नीचे होके, ठीक है। उसका जो मोशन होता है, ठीक है, उसका जो मोशन होता है वो क्या होता है, ब्राउनियन मोशन होता है, क्योंकि वो किसी एक तरफ नहीं जुड़े जाता है, वो किसी भी तरह मूव कर सकता है, ठीक है। रैंडम पाथ होता है उसका, ऐसा नहीं कि वो सीधे जो है पहले गेट से जाएगा, फिर बाहर जाएगा, फिर मेन रोड से राइट टर्न लेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो अपने पाथ पे जो मूव करता है, इसे हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है। और जो इस ब्राउनियन मोशन के बारे में जिसने बताया था, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक आपके जो क्या होंगे वो देखते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। तो मतलब जो पार्टिकल होते हैं आपके मैटर के, उसके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। जैसे गैस कैन बी कंप्रेस्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, ठीक है। गैस में क्या होता है कि अगर आप कोई गैस है, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है कि वो एक रूम में भी जो है फैल सकती है, एक बड़े से हॉल में भी फैल सकती है, एक पूरे शहर में भी फैल सकती है, और एक एलपीजी सिलेंडर जो होता है उतने बड़ी जगह में भी, या फिर उससे छोटी जगह में भी उसको रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी स्पेस, उनके बीच में काफ़ी स्पेस रहता है, ठीक है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है।
अब ये 20 स्टूडेंट क्या हैं, 20 स्टूडेंट्स आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, छोटे 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 पार्टिकल्स हैं। और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, अब एक एक दो दो हाथ की दूरी पे खड़े होते हैं, जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग करके खड़े होते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग के केस में क्या होगा कि ये ज़्यादा जगह घेरेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा जगह घेरेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के केस में क्या होगा, ये ज़्यादा जगह घेरेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही इनको नॉर्मली खड़ा किया जाए, जब कोरोना नहीं था या कोविड नहीं था, तो ये पास पास बैठते थे, ठीक है, पास पास, बहुत पास पास, तो कम जगह घेरते थे। अभी जिस क्लास में 50 लोग आ रहे हैं, उस समय वो 50 लोग नहीं, वहाँ पे 30 लोग आते थे, ज़्यादा लोग आते थे, ठीक है। अभी 30 लोगों को बैठाने के लिए 2-3 क्लासेस लग रही होंगी। तो इस तरीके से आप समझिए। तो ये हैं गैस के पार्टिकल, ठीक है। तो ये काफ़ी दूर दूर होते हैं, इन्हें कंप्रेस करके हम लोग पास पास ला सकते हैं। उसके बाद हाँ, ये आपका गैस के पार्टिकल्स के बारे में हो गया। अब देखते हैं लिक्विड के बारे में। तो देखिए, व्हेन शुगर इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ शुगर डिसअपीयर इन वाटर। दिस हैपेंस बिकॉज पार्टिकल ऑफ शुगर गेट एडजस्टेड इन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। Additionally, you will notice that there is no rise of level takes place when 1 or 2 teaspoon of sugar is added in a glass of water. This is because sugar particles gets adjusted in the space between the particles of water and no rise in the water level comes in result. मतलब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चीनी या नमक का 1-2 चम्मच अगर एक गिलास पानी में घोलते हैं, ठीक है, तो आपने वो कहानी सुनी होगी कौवे वाली, जिसमें कौवे को प्यास लगती है और वो क्या करता है, वो थोड़ा सा उसको एक पानी दिखता है, तो वो क्या करता है, उसमें कंकड़ डालता है, तो वो वाटर लेवल राइज होके उसके ऊपर तक आ जाता है और वो पानी पी लेता है, ठीक है। इस तरीके से आपने कहानी सुनी होगी। लेकिन अगर वही चीज़ हम लोग करते हैं, किसके लिए, चीनी के लिए या फिर नमक के लिए, नमक डालते हैं, तो अगर हम लोग एक गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच नमक डाल देते हैं, तो नमक घुलने के बाद गायब हो जाता है, ठीक है, दिखता नहीं है। और दूसरी चीज़, वाटर लेवल, आप पहले क्या करिए, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 या 2 चम्मच चीनी या नमक डालिए, ठीक है। उसके बाद क्या करें, वो जो आपका वाटर लेवल है उस पर एक मार्कर से लाइन खींच लीजिए कि कहाँ तक पानी है ग्लास में। और जो जब घोल चुके होंगे उसमें चीनी नमक डालने के बाद, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उसमें चेक करिए, वाटर लेवल आपका सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। जबकि आपने 2 चम्मच चीनी डाली है तो वाटर लेवल राइज होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कुछ बढ़ा रहे हैं तो लेवल भी तो बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन चीनी या नमक क्या होता है, उसमें घुल जाता है और वाटर लेवल राइज नहीं होता है। राइज क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनके वाटर लेवल जो होता है, जो वाटर होता है उनके पार्टिकल के बीच में ऑटोमेटिकली एक स्पेस होता है, ठीक है। और वो चीनी जब घुलती है या वो नमक जब घुलता है उसमें, तो क्या होता है, वो नमक या चीनी के पार्टिकल्स उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। एडजस्ट होने के बाद जो है क्या कहते हैं, जब एडजस्ट ही हो गया है, जगह ऑलरेडी उनके लिए खाली थी। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में जो है क्या कहते हैं 2-3 सीट आप छोड़ के रखिए, और जो है कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ जाए तो आप उसको वो सीट दे दीजिए, तो क्लास की स्ट्रेंथ तो वही रहेगी, ठीक है, उनके लिए ऑलरेडी जगह है। लेकिन अगर आपकी क्लास में सीट ही नहीं है तो क्या करेंगे, उसे उन लोग को बाहर से सीट लानी पड़ेगी या फिर बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्ट करते तभी तो एक मैटर बनता है। अगर अट्रैक्ट ना करते तो हम लोग मान लो पानी एक जग में रख रहे हैं, वो फैल के बाहर निकल जाता। अगर एक दूसरे को पकड़ के उसके पार्टिकल नहीं रखेंगे तो वो सब बाहर नहीं निकल जाएंगे, मतलब वो फैल जाएगा मैटर। तो इसी तरीके से आप समझिए, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही मैटर एक बाइंड पार्टिकल्स होता है, बाइंड पैकेज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अगर उनको पकड़ के ना रखो, मतलब उनको डांट डपट के ना रखो, तो वो क्या करेंगे, वो बाहर निकल जाएंगे,
खेलने चले जाएंगे। तो ऐसे तो एक उधर भाग रहा, एक उधर भाग रहा था, पढ़ा चुके फिर हो चुका। तो उसी तरीके से मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो भी सेम हैं, ठीक है। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में इतना गहरा प्यार होता है तो वो लोग नहीं जाते एक दूसरे से अलग, ठीक है। तो इस वजह से हमारा मैटर एक ही जगह स्टेबल रह पाता है। अगर ऐसा ना होता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हमारा कोई भी मैटर स्टेबल ना होता, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर कीप्स द पार्टिकल्स बाउंडेड टुगेदर। अगर पार्टिकल एक साथ रहेंगे तभी वो बाउंड रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके चीनी के अलग अलग छोटे छोटे कण हैं, ठीक है। अगर जो है एक कण उधर है, एक कण उधर है, एक पार्टिकल उधर है, एक पार्टिकल उधर है, तो क्या आपको चीनी कभी नसीब होगी? नहीं नसीब होगी, क्योंकि जब भी आप चीनी डालेंगे वो कहीं भी चली जाएगी। पार्टिकल उसके जो है एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, तो वो जो है क्या कहते हैं किसी तीसरे के साथ कैसे इन्वॉल्व होंगे। मतलब चाय बनाने के टाइम या कुछ भी बनाने के टाइम वो उसके साथ कैसे मिल के बैठेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़रूरी है। वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका पढ़ाई के साथ होना चाहिए ताकि आप चिपक के बैठे रहें और पढ़ते रहें। इसके बाद जो है आपका लिखा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज ग्रेटेस्ट, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इज मॉडरेट एंड बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इज लोएस्ट। तो देखिए जो आपका सॉलिड होता है वो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उनके बीच में काफ़ी कम गैप होता है। काफ़ी कम गैप होता है मतलब सॉलिड चीज़ों को अगर एक के ऊपर एक डालोगे तो वो एक दूसरे में ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं ऐड होंगे भाई? इसलिए क्योंकि वो स्पेस इतना नहीं होता है उनके पार्टिकल के बीच में, ठीक है। क्योंकि स्पेस क्यों नहीं होता है भाई? देखिए जिन दो लोगों के बीच में ज़्यादा प्यार होगा, ठीक है, तो वो लोग पास पास रहेंगे। प्यार ज़्यादा तो लोग पास पास, अगर प्यार कम तो लोग दूर दूर। तो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो पार्टिकल पास पास होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल दूर दूर होंगे, ओके। तो उसी तरीके से अब आपका जो सॉलिड होता है वो एक ही जगह रहता है, ठीक है। लिक्विड होता है, लिक्विड कैसे भी फैल जाता है, कभी ज़मीन में फैल जाता है, कभी जो है आपके जो है बॉल में फैल जाता है, जग में फैल जाता है, मग में फैल जाता है, ग्लास में फैल जाता है। तो उसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर रहते हैं, तो वो दूर दूर एडजस्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और अब बात करते हैं गैस की कि इसके पार्टिकल लोएस्ट होते हैं, इनके बीच में गैप, ठीक है। मतलब सॉरी, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोएस्ट होता है, ठीक है। तो लोएस्ट क्यों होता है? क्योंकि अब देखिए गैस का क्या है, गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। आपको यहाँ भी गैस महक सकती है और दूसरे बगल वाले पड़ोसी के घर में भी महक सकती है। इतने दूर दूर गैस के पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और कभी कभी पास भी उसे कंप्रेस करके रखा जाता है, तब फिर वो एक जगह रहते हैं। जैसे कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल सिलेंडर लीक हो जाता है तो इतने दूर दूर पार्टिकल हो जाते हैं कि भाई पूरे घर में ही सिलेंडर की महक आने लगती है, गैस की लीकेज की, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन बी अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एज सॉलिड में सबसे ज़्यादा प्यार होता है एक दूसरे के प्रति, पार्टिकल के लिए हम बोल रहे हैं, ओके। लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे कम। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर यही जो है क्या कहते हैं, ये देखते हैं कि किनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, तो जिनके बीच में प्यार कम उनके बीच में दूरियां ज़्यादा, ठीक है। तो ये रिवर्स हो जाता है, मतलब गैस के बीच में गैस के पार्टिकल में सबसे ज़्यादा स्पेस, फिर लिक्विड के पार्टिकल में उससे कम स्पेस और सॉलिड के पार्टिकल्स में उससे कम स्पेस, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब स्टेट्स ऑफ मैटर देखते हैं। हमारे मैटर की कितने स्टेट्स हैं मेन? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए सॉलिड आपको आई होप दिख रहा हो, solid have strong intermolecular force,
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स जो होता है उसको, या फिर दो पार्टिकल, जैसे हम बोल रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स होता है सॉलिड में, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, सॉरी, ठीक है। सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और लिक्विड में क्या होता है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और गैस में बहुत ही वीक फोर्स होता है। फोर्स का मतलब अट्रैक्शन होता है। इस वजह से गैस के पार्टिकल दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े कम दूर होते हैं, और सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। अब जो है सॉलिड में देखते हैं, फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एक दूसरे के अपोजिट हैं। फोर्स ज़्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम, ऐसे आप समझिए। तो यहाँ पे लिखा है सॉलिड में वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है। दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, सॉरी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दो पार्टिकल्स के बीच में होगा, ठीक है। तो दो पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है सॉलिड में, इसलिए वो एकदम पास पास होते हैं, ठीक है। और लिक्विड के केस में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। और गैस के केस में बहुत ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है दो पार्टिकल्स के बीच में। अब सॉलिड का क्या है? हैव डेफिनेट शेप एंड शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो जिस शेप और वॉल्यूम का होता है वो उसी शेप एंड वॉल्यूम का रहता है, वो बार बार चेंज नहीं होता है। पर लिक्विड के केस में क्या होता है? डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब कि वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम को आपको पता ही है, अगर 3 लीटर का पानी 3 लीटर है आपके पास, तो वो 3 लीटर ही रहेगा, चाहे अब वो मग में रखिए या जग में रखिए या फिर एक बड़े से प्लेट में रख लीजिए उसको, ठीक है। बस उसका क्या चेंज होगा? उसका शेप चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि उनका शेप डेफिनेट नहीं होता। वो किस शेप में होंगे ये उनका डेफिनेट नहीं रहता है लिक्विड का। जिस भी चीज़ में रखे जाते हैं वो उसी शेप के बन जाते हैं, ठीक है। और गैस में क्या होता है? नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ना ही इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ना ही इसका शेप डेफिनेट होता है, ठीक है। इसका शेप और वॉल्यूम कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है। ये एक कमरे में भी आ सकते हैं और एक डब्बे में भी आ सकते हैं, तो इसके लिए कोई भी डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं हो सकता है। अब देखिए, हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी इज़ लो एंड डेंसिटी इज़ वेरी लो। तो डेंसिटी क्या होती है भाई? डेंसिटी होती है वॉल्यूम अपॉन मास। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी और लिक्विड में डेंसिटी इज़ लो एंड गैस हैज़ वेरी लो डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है कि हिंदी में उसको हम बोलते हैं घनत्व, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप पार्टिकल के बेसिस पे समझ सकते हैं कि एक उतनी ही चीज़ में, मतलब उतने ही मैटर में पार्टिकल्स की संख्या कितनी होगी, ये मान के चलिए, ठीक है। आप नंबर से समझिए। वैसे तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है क्या कहते हैं, एक बड़ा सा डब्बा लीजिए, ठीक है। उसी डब्बे में लोहा भर दीजिए, ठीक है, उसी डब्बे में पूरा कंप्लीट। और फिर लोहे को आप क्या करेंगे? वेट करेंगे, उसका वेट आपको पता चल जाएगा। उसी डब्बे में आप फिर क्या करिए? रुई भर दीजिए या कोई लिक्विड भर दीजिए, उसका वेट करिएगा। और फिर उसी डब्बे में एक गैस भर दीजिए, उसका वेट करिएगा। तो आपका जो हाई डेंसिटी वाला मैटर होगा उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा। वेट क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि वो हाई डेंसिटी है, उसके पार्टिकल बहुत पास पास हैं। बहुत पास पास हैं का मतलब उसके पार्टिकल इतने ज़्यादा, उतने ही जगह में ज़्यादा पार्टिकल आ जा रहे हैं। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं तो उतने ही जगह में कम पार्टिकल आ पाते हैं। और गैस के पार्टिकल और दूर दूर होते हैं तो वो और फैल के बैठते हैं, तो डब्बे में और कम पार्टिकल्स आ पाते हैं।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के केस में, ठीक है। तो ये आपका डेंसिटी हो गया। उसके बाद सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस करेंगे तो टूट सकता है, ठीक है। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है। और गैसेस कैन बी हाईली कंप्रेस्ड, मतलब कि उसे हम एक कमरे से लेकर एक डब्बे में तक में भी हटा सकते हैं, मतलब फिक्स कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर आपका डिफरेंस लिखने के बारे में आएगा तो भी आप ऐसे लिखेंगे, और सबके बारे में 2-2 या 3-3 या 4-4 पॉइंट लिखने को आएगा तब भी आप ये लिख सकते हैं। या फिर केवल सॉलिड, लिक्विड या लिक्विड गैसेस के बारे में आता है, जब इसमें से एक एक चीज़ पूछा जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बेसिस पे आप बताएंगे तीनों में, तो आप बता सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बेसिस पे क्या डिफरेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फोर्स के बेसिस पे क्या डिफरेंस होता है, या शेप एंड वॉल्यूम के बेसिस पे क्या डिफरेंस होता है, या फिर डेंसिटी के बेसिस पे क्या डिफरेंस होता है या कंप्रेशन के बेस पे क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब गैस से सॉलिड, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर मतलब मैटर का कन्वर्जन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। एक स्टेट से दूसरे स्टेट का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं, मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में। जैसे कि कोई सॉलिड है तो वो लिक्विड कैसे बन जाएगी, और लिक्विड है तो गैस कैसे बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, हीट से क्या, जब भी हम किसी को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस इजीली कन्वर्ट हो जाती है, जो कि आपको घर पे भी देखने को मिलता होगा। जब आप जो है खूब सारा पानी बॉईल करने के लिए रख देते हैं तो क्या होता है कि बाद में पानी गर्म होने के बाद थोड़ा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है भाई? क्योंकि उसके कुछ पार्टिकल्स वेपराइज हो चुके होते हैं, ठीक है। तो वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बर्फ़ का, आइस मेल्ट होती है, ठीक है, फ्रिज में टेम्परेचर लो होता है और बाहर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे गर्मी बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, आइस मेल्ट होगी मतलब सॉलिड से लिक्विड पे जाएगी। और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसी के बारे में पढ़ते हैं। द फिनोमिना ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर एंड देन बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। समझ में आया कुछ? मतलब किसी भी मैटर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होकर वापस उसी स्टेट में आ जाने पे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसका कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट में लिखिए वीडियो पॉज करके, और नहीं बता सकते तो मैं बताता हूँ। मोमबत्ती, आपको पता है कैंडल को आप जलाते हैं तो पहले जो वो मोम होता है वो क्या होता है, पिघल के लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और फिर जब वो ठंडा होता है तो वापस से मोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और लिक्विड से वापस से सॉलिड में आ गया, ठीक है। तो ये हुआ क्या, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब हम देखते हैं, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट वेदर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर, गैस एज वाटर वेपर, ठीक है। वाटर क्या होता है, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब सॉलिड में भी हो सकता है आइस के फॉर्म में, लिक्विड में भी हो सकता है वाटर के फॉर्म में, और गैस में भी हो सकता है वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बात तो बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है स्टेट्स ऑफ मैटर में या मैटर के इंटर कन्वर्जन में, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि जब जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड से गैस की तरफ बढ़ते हैं। सॉलिड में अगर हम लोग का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएगा, लिक्विड में और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गैस की तरफ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स the kinetic energy of the particle increases, which overcome the force of attraction between the particles, thereby solid melts and is converted into a liquid,
मतलब समझ में आया? देखिए मैंने अभी बताया था कि अगर आपको गर्म तवे पे बैठा दिया जाए तो क्या करेंगे आप, उछल जाएंगे वहाँ से। क्यों? क्योंकि गर्म है भाई, ऑब्वियस सी बात है। उसी तरह किसी सॉलिड के पार्टिकल्स को जब गर्म किया जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो भी ऐसे ही ज़्यादा मोशन करेंगे, उनके पार्टिकल भी बहुत ज़्यादा मोशन करने लगेंगे। और जैसे उनके पार्टिकल ज़्यादा मोशन करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। दूर भागेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल तो दूर दूर होते नहीं हैं, होते किसके हैं, लिक्विड के, तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, अगर और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो और दूर भागेंगे एक दूसरे से, और दूर भागेंगे तो क्या होगा, वो और दूर चले जाएंगे। और दूर जाने का मतलब क्या, गैसियस फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा उसको हम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जितनी एनर्जी होगी वो पार्टिकल उतना ही तेज़ भागेगा, उतना ही दूर भागेगा आपस में। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू, वेट अ मिनट, the temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड मेल्ट हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अगर सॉलिड, तो देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन आप नहीं करेंगे, ये वाली लाइन में कुछ डाउट है, गलत लिखी है शायद ये, ठीक, ये लाइन कट कर दीजिएगा। ओके, हाँ, तो देखिए सॉलिड, अब आइस आपका सॉलिड होता है, अगर आप उसको मेल्ट करेंगे तो क्या, उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। ठीक है, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे तो +273 केल्विन। आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन। मतलब आपको जब सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, +273, मतलब 273 ऐड कर देंगे। और जब केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 273 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। और आगे देखेंगे हम लोग इसको, तो आप यहीं तक पढ़ेंगे। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, उसके बाद देखते हैं द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। The temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. The melting point of ice is the room temperature. So ये आप मत लिखिएगा क्योंकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर होता है। आइस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाती है, मतलब पिघल जाती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप कर दीजिएगा। इसके बाद लिखा है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। ठीक है, इसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट क्या होता है, द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द लैटेंट हीट। सिंस द हीट एनर्जी इज हिडन इन बल्क ऑफ द मैटर इट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। तो क्या हम इसको समझ सकते हैं कैसे, तो वह हीट जिससे क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है मॉलिक्यूल का, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। मतलब कि जो उसे अंदर से तोड़ दे। ठीक है, और यह हीट क्या करती है, यह हीट बल्क में उस मैटर के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। ओके, इसको हम और फिजिक्स में एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे जब नेक्स्ट ईयर ये आपका लैटेंट हीट चैप्टर आएगा में भी, और आगे आप देखेंगे लैटेंट हीट के बारे में और भी डिस्क्राइब तरीके से। अभी के लिए आप इतना ही देख लीजिए। ठीक है, अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, देखिए। फ्यूजन अभी हम लोगों ने देखा था, फ्यूजन का मतलब क्या, गलना किसी चीज़ का, बर्फ़ गल रही है। ठीक है, तो
गलती कैसे है, जब उसे जो है मेल्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 किलोग्राम जो बर्फ़ है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मतलब मेल्ट करना है। तो इसके लिए हमें कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी? वो जो हीट की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हीट क्या होगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब फ्यूजन के लिए, मतलब आइस के फ्यूजन के लिए जो हीट रिक्वायर होगी वो हमें, वो क्या कहलाएगी? वो लेटेंट हीट बोलेंगे हम उसे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस केस में प्रेशर कौन सा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ओके। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो वह टेम्परेचर जिसमें लिक्विड क्या कर देता है? बॉयल करना स्टार्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग का मतलब जैसे कुछ लोगों को खून खौलता है ना अंदर से, अब वो वाला खौलना नहीं होता है जैसे कि आप दूध उबाल रहे हो, ठीक है, उबालना ये कह सकते हो आप, या खौलते हैं जब कोई चीज़ खौलता है बहुत तेज, तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू द गैसियस स्टेट। मतलब जब गैसियस स्टेट में चेंज होने वाला होता है तब बॉइलिंग होती है वहाँ पे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पे आपकी बर्फ़ जमती है, ठीक है, जो आप लिक्विड से बर्फ़ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और उसी तरह प्लस 273 ऐड करके हम उसे केल्विन में वो कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बताया गया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम लोग 273 से ऐड करेंगे तो केल्विन में क्या वैल्यू आएगी? केल्विन में आएगी 373 केल्विन। सेंटीग्रेड में बोलेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब केल्विन हमेशा 273 ज़्यादा होता है, किससे? सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर से। अब चलिए देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर होगी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? अगर लैंग्वेज देखें तो द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम लिक्विड। अब पहले सॉलिड से लिक्विड में आ रहे थे, अब लिक्विड से गैस में जाएंगे, ठीक है। तो द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 किलोग्राम लिक्विड को अगर हम गैस में कन्वर्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट पर इसे हम क्या बोलेंगे? जो हीट देंगे हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है, बॉयल करने के लिए जो हम हीट देंगे उसको क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। द प्रोसेस इन विच अ गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू अ लिक्विड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। मतलब कि जब हम लोग वेपर को क्या करते हैं? ठंडा करके वापस से जो है क्या कहते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं या लिक्विफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये उल्टा प्रोसेस है, पहले लिक्विड से सॉलिड गए, सॉलिड से लिक्विड गए, लिक्विड से गैस। अब ये कंडेंसेशन जो प्रोसेस है वो गैस से वापस लिक्विड में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो क्लाउड क्यों बनते हैं? कंडेंसेशन की वजह से, ठीक है। ये आपका एक रीजन है कि कंडेंसेशन, वो क्लाउड क्यों बनते हैं? कंडेंसेशन की वजह से। जो वाटर वेपर अर्थ के सरफेस से होकर ऊपर जाती है, वो ऊपर जाके टेम्परेचर कम होने पर क्या होती है? ठंडी होती है, ठंडी होकर लिक्विड में इकट्ठा हो जाती है और वो बनते हैं क्या? क्लाउड। अब देखिए, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस without changing into the liquid state or vice versa is called sublimation, ठीक है। मतलब सॉलिड से गैस में
डायरेक्ट मतलब पहले सॉलिड से लिक्विड में जा रहे थे, फिर लिक्विड से गैस में जा रहे थे। लेकिन अब कोई चीज़ अगर सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में जा रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट एट दैट सब्सटेंस। ये तो अभी हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए, जब लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं, रिवर्स, लिक्विड से सॉलिड के लिए आप क्या याद रखेंगे, पानी का बर्फ़ बनना, ठीक है। जैसे हम बर्फ़ को जमाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीज में रखते हैं, तब वो बर्फ़ बनती है, तो फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम बिकॉज heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. It is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat. देखिए, जब कोई सॉलिड जो है मेल्ट होता है, ठीक है, तो टेम्परेचर उसका सेम रहता है। मेल्ट होता है तो टेम्परेचर सेम रहता है, मतलब कि जैसे कि आपकी बर्फ़ जब गलती है तो वो उतनी ही ठंडी लगती है, उसका पानी उतना ही ठंडा लगता है जितना कि एक बर्फ़ ठंडी होती है, ठीक है। पर जब आपने हीट बढ़ाई तो वो गर्म क्यों नहीं हुआ, वो उसका टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि उसको चेंज करने में किसने वर्क किया है, उसकी लेटेंट हीट ने वर्क किया है। वह हीट जो वो अंदर हिडन करके रखा था उसने वर्क किया है, ठीक है, जिससे उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में जो थे वो कम हो चुके थे, ठीक है। इसलिए वो क्या था, वो ठंडा हो गया और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। सॉलिड मेल्ट हुई क्यों, रूम टेम्परेचर पे, पर उसका टेम्परेचर आपको अभी भी ठंडा लगेगा क्योंकि उसके अंदर जो हिडन एनर्जी थी वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दिया उसने। अब देखिए, वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि गर्म पानी से जलते हुए गर्म पानी से अगर कोई जलता है उससे ज़्यादा नुकसान या फिर उससे ज़्यादा जलन हमें तब महसूस होती है जब कोई भाप से जलता है, क्यों ऐसा, ठीक है, क्योंकि भाप में उतनी ही मतलब उतनी ही हीट की वजह से लेटेंट हीट और ज़्यादा होती है भाप में, क्योंकि भाप ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, पानी की कंपैरिजन में या लिक्विड की कंपैरिजन में। जो वेपर होती है हमारी वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, मतलब वाटर वेपर 373 केल्विन टेम्परेचर पे ज़्यादा एनर्जी रखती है, किसकी कंपैरिजन में, वाटर की कंपैरिजन में, ठीक है, और सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये जो एनर्जी ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब ये लोग नहीं, सॉरी, ये वाटर वेपर जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है वो कैसे करती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों को भाप से जलना ज़्यादा बुरा लगता है, सिवाय इसके कि हम पानी से जल जाएं। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब ये चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में इफेक्ट है कि मतलब अभी तक तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, घटा रहे थे, वो सब था। अब चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में इसको हम थोड़ा जल्दी कवर करते हैं, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, फुल चैप्टर एक ही शॉर्ट में कवर करने के चक्कर में वीडियो लंबी होती जा रही है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या होता है, देखिए, प्रेशर में चेंज करेंगे। अब हम अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कहीं आग लगा रहे थे, कहीं आग बुझा रहे थे, कहीं जो हम फ्रिज में रख रहे थे चीज़ें, कहीं हम गैस पे रख रहे थे चीज़ें, कहीं हम जला रहे थे, कहीं हम उसे तोड़ रहे थे, अलग अलग चीज़ें कर रहे थे। अब फिर से कुछ नया करते हैं, अब प्रेशर बढ़ाते हैं। प्रेशर बढ़ाते मतलब प्रेशर का यूज़ हम लोगों ने कभी किया है क्या? हाँ, देखिए, जो आपका प्रेशर कुकर है तो उसमें खाना क्यों पकता है, प्रेशर की वजह से पकता है, ठीक है। हालांकि हीट की वजह से भी पकता है, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर दोनों वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। प्रेशर कुकर इसीलिए तो नाम है क्योंकि उसमें प्रेशर की वजह से खाना पकता है, ठीक है। गैस कैन बी लिक्विफाइड एट अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। व्हेन अ हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस
इट गेट्स compressed and if the temperature is lower the gas is liquefied। ठीक है, तो गैस को जब हमें लिक्विफाइड करना होता है तो हम उस पर क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं। और जब हाई प्रेशर के केस में हम ऐसा करते हैं तो क्या होती है, वो कंप्रेस्ड हो जाती है। ठीक है, गैस क्या होती है, कंप्रेस्ड हो जाती है। जैसे कि आपका एलपीजी और सीएनजी, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड फॉर्म है। ठीक है, कभी कभी आप देखो सिलेंडर को हिला के तो क्या वो लिक्विड टाइप में आवाज़ करती है अंदर। ठीक है, सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन अ डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक विदाउट कम इनटू अ लिक्विड स्टेट। मतलब सॉलिड CO2 को अगर हमें डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कम कर देंगे, तो वो लिक्विड में नहीं आएगी, डायरेक्ट ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे चल रहा था, गैस लिक्विड सॉलिड ऐसे चल रहा था। ठीक है, आप बर्फ़ को ही ले लीजिए, पहले सॉलिड होता है, फिर लिक्विड करते हैं हम उसे, गैस करते हैं, फिर गैस से हम थोड़ा टेम्परेचर कम करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड से और टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक प्रोसेस से चल रहे थे 1 by 1, मतलब अगर सॉलिड से गैस जाना तो आपको लिक्विड को बीच में लाना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभी आप क्या देखेंगे कि सॉलिड से डायरेक्ट आप गैस पे जा रहे हैं। कैसे, CO2 के केस में जैसे आपने देखा कि CO2 का एग्जांपल लिया हमने, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा। प्रेशर कम होते ही क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैसियस फॉर्म में। और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए उसे लिक्विड फॉर्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मतलब अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। ठीक है, ऐसा कुछ। तो इवेपोराइजेशन या फिर इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। समझ में आया, मतलब एक सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, किसी भी टेम्परेचर पे वेपोराइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन को कोई एग्जांपल है आपके पास, है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, और नहीं है तो मैं बताता हूँ। जैसे कि आप कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो कपड़ों में नमी होती है, कपड़ों में पानी होता है, गीला कपड़ा सूख कैसे जाता है, आप धूप में रखते हैं तो वो क्या करता है कि सूख जाता है, वेपोराइजेशन हो जाता है। उसमें वेपोराइजेशन होता है, मतलब आपका जो लिक्विड होता है वो वेपर के केस में ऊपर चला जाता है, वेपर बन के। कभी कभी ऐसा होता है कि धूप नहीं भी होती है तो वहाँ पे हीट नहीं हुई, नॉर्मल टेम्परेचर हुआ, लेकिन हवा ने प्रेशर डाला आपके कपड़ों पे और आपके कपड़ों में जो भी पानी था वो क्या हुआ, सूख गया। सूख कैसे गया, सूखा नहीं, एक्चुअल में वो वेपर में कन्वर्ट होकर चला गया। कहाँ चला गया, स्वर्ग सिधार गया। ओके, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, मतलब इवेपोरेशन के लिए हमें सरफेस का होना ज़रूरी है, मतलब किसी ना किसी सरफेस से ही होगा। मतलब कि जैसे आपके कपड़े जो गीले कपड़े हैं उसके लिए सरफेस क्या हुई, वो कपड़ा ही सरफेस हुई। ज़मीन में अगर पानी पड़ा तो वहाँ से सूखेगा, हवा में तो पानी रहेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसके लिए ज़रूरी ये है कि सरफेस हो, ऐसा नहीं कि विदाउट सरफेस काम हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप पानी को एक ही जगह बड़े से बाल्टी में या बकेट में या टब में या किसी भी बड़ी चीज़ में आप रख दीजिए पानी, ठीक है, और एक जगह फैला के रख दीजिए, कौन सा पानी जल्दी सूखेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जो पानी फैला हुआ है तो वो जल्दी सूखेगा, और जो एक जगह इकट्ठा है वो देर में सूखेगा। क्यों सूखेगा, क्योंकि ये जो वेपोरेशन हो रहा है पानी का, खुले में वेपोरेशन हो रहा है, वो एरिया पे डिपेंड करता है। अगर एरिया इंक्रीज़ होगा तो वेपोरेशन का जो रेट है, मतलब जो तेज़ होगा वो वेपोरेशन, मतलब जो टाइम है वो कम लगेगा। ठीक है, अगर आप कपड़े ही मान लीजिए, कपड़े ही गीले सुखाते हैं तो कैसे सुखाते हैं, फैला के सुखाते हैं। फैलाने पे क्या एरिया ज़्यादा कवर करता है, वरना एक ही जगह बाल्टी में रखे रहिए सूख जाएगा एक ही कम जगह में। ठीक है,
तब एरिया कम लगेगा, ज़्यादा जगह भी नहीं लगेगी। पर हम लोग खोल के क्यों रखते हैं, एकदम फैला के क्यों रखते हैं, क्योंकि एरिया ज़्यादा होने से क्या होता है, वेपोरेशन तेज़ होता है, कपड़े जल्दी सूखेंगे। ठीक है, तो सरफेस ऑफ एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वेपोरेशन के केस में द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का इंक्रीज होने के साथ ही वेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा से जल्दी मतलब जल्दी से जल्दी वेपोराइज होने लगता है सारी चीज़ें। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए धूप कम होगी तो आपका इवेपोरेशन कपड़े देर में सूखेंगे, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा हुई तो क्या होगा, बहुत जल्दी कपड़े सूखेंगे। ठीक है, तो हमें हो सकता है 1-2 घंटे में ही सूख जाए, लेकिन धूप कम हुई, आप क्यों नहीं घर के अंदर सुखाते, क्योंकि अंदर धूप नहीं मिलती है, धूप मिलेगी तो जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। ठीक है, तो धूप क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट देता है। ठीक है, धूप का मतलब टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है, और इस वजह से आपका जो भी आपके कपड़े वो जल्दी सूख गए। डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब वही चीज़ है। ठीक है, ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी, जितनी कम होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा कैसे होगा बताइए, ये आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। एंड इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, आपके कपड़े अगर खुले में रखे हैं तो जो आपका जो हवा चल रही, तो हवा जाएगी तो आपके कपड़े से होकर ही, और आपके कपड़े के साथ होते ही वो क्या कहेगी, आओ चलो तुमको भी ले चलते हैं। कपड़े को नहीं कहेगी, ऐसा पानी को वो बोलेगी, जो उसमें पानी है, जो उसमें नमी है उसको बोलेगी और लेके चली जाएगी। तो इंक्रीज ज़्यादा होगी, विंड की इंक्रीज जितनी ज़्यादा होगी, विंड की जो स्पीड इंक्रीज होगी वो इवेपोरेशन का भी रेट चेंज कर देगी, यानी इंक्रीज कर देगी, तो जल्दी कपड़े सूखेंगे इस केस में। अब देखिए, evaporation causes cooling. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surrounding make the surrounding cold. फिर से पढ़ते हैं। The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. ठीक है, this absorption of energy from the surrounding make the surrounding cold. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सराउंडिंग को कूल कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, कोई ऐसी चीज़ लीजिए जो इसमें क्या कहते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही हो, या फिर हवा को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, लिक्विड पार्टिकल्स हैं, आपका कूलर है मान लीजिए। ठीक है, कूलर में क्या होता है कि आपके चारों तरफ जाली लगी होती है, तीन तरफ एक तरफ फैन लगा होता है, तो उससे क्या होता है, वो विंड एनर्जी को खींच रहा होता है। ठीक है, और लिक्विड के कांटेक्ट में आने पर वो जो विंड होती है, जो हवा होती है आपकी, वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो चारों ओर आगे जब मिलती है तो वो हमें कैसे मिलती है, ठंडी हवा मिलती है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है उसकी एनर्जी को। इसके बाद लेटली साइंटिस्ट, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, इसको मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़िएगा। अब प्लाज्मा कौन सी आपकी एक स्टेट बाकी है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन वाली, तो प्लाज्मा देख लेते हैं। बोस आइंस्टाइन तो हट गई है, आप उसे ना पढ़िएगा। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स. These particles are in the form of ionized gases. The fluorescent tube and neon sign bulbs consist of plasma. अब भैया देखो, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक तरीके का ऐसा लिक्विड होता है जो सॉलिड पार्टिकल्स में, सॉलिड टाइप का होता है, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा एक ऐसा ही लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्स एक मैटर होता है, जिसको आप ये नहीं डिसाइड करते। जैसे फॉर एग्जांपल एक आप मरकरी ले सकते हैं, मरकरी सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, या फिर कोई क्ले जैसा कुछ ऐसा आप समझेंगे तो वो आपका क्या होगा, प्लाज्मा टाइप का उसको बोलेंगे, क्ले नहीं एग्जैक्टली। ठीक है,
तो द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, मतलब कि इसके पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और बहुत ज़्यादा ये लोग उछल कूद कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत एक्साइटेड होते हैं भाई, ठीक है। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। आयनाइज्ड गैस वो होती हैं, आयन का मतलब ही अभी आपको आगे पता चलेगा आपके तीसरे चौथे चैप्टर में, कि आयन वो होते हैं जो कि किसी ना किसी से पार्टिकल से जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं, भरे बैठे होते हैं अंदर से कि कब मुझे कोई मिले और मैं साथ में उससे मिलके एक नया कंपाउंड तैयार करूँ, ठीक है। तो वो आयनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं या आयनाइज्ड गैसेस बोल सकते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब इसी तरीके के होते हैं, ठीक है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ों को क्या करता है, फैलाता है, ठीक है। नियॉन साइन बल्ब जो होते हैं वो क्या करते हैं, या फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है वो क्या करती है, उसके अंदर वो पार्टिकल होता है और वो पार्टिकल ही क्या करता है, उस रोशनी को फैलाता है, ठीक है। उसके अंदर की जो रोशनी को चारों ओर फैलाता है, तो वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये लिखा है, लेकिन ये आपके चैप्टर में हटा दिया गया था, बहुत दुखद है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट। एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होती है भाई, सबको पता होगा, किलोग्राम। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होती है, क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, मतलब वॉल्यूम की कॉमन यूनिट क्या होती है, लीटर, ठीक है। लेकिन जब आप जो सॉलिड को मेज़र करेंगे, सॉलिड के वॉल्यूम को मेज़र करेंगे, तब आपको मीटर का यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब आप लिक्विड मेज़र करते हैं तो आप मीटर में नहीं लेते हैं, तो आप लीटर में लेते हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये मान के चलिए, ठीक है। या फिर 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। और इसके बाद केल्विन इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये ज़रूर याद रखिएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273.16 केल्विन, और जिसको हम राउंड फिगर में क्या लिखते हैं, 273 केल्विन, ठीक है। जब भी आपको कन्वर्ट करने को आए तो आप सिंपली क्या करेंगे, सेंटीग्रेड से केल्विन कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा वो केल्विन में होगा। और केल्विन से अगर सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो जो भी केल्विन में आपकी वैल्यू लिखी है उसमें 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वी टेक, देखिए अब इसमें एक एग्जांपल लिखा है, वी टेक 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट 273 केल्विन आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल, मतलब 0.16 हमने हटा दिया, क्या, क्योंकि हर बार 0.16 कौन लिखे, ठीक है। टू चेंज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर एंड टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर on the Celsius scale to the Kelvin scale you have to add 273 to the given temperature। जैसा कि मैंने कहा कि सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट होते हुए 273 ऐड करना पड़ता है और केल्विन से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होते हुए 273 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब एटमॉस्फेयर देखते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है, इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। गैस के थ्रू कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसे हम ATM में यूज करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, ATM। अब ATM वो ATM मशीन नहीं जिससे पैसा निकलता है, ATM ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट है, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 ATM का प्रेशर, ठीक है, उस तरीके से। तो 1 ATM किसके इक्वल होता है, 1,01,325 पास्कल। PA का मतलब पास्कल। Pressure of air in atmosphere is called atmospheric pressure. The atmospheric pressure at sea level is 1 atmosphere and is taken as the normal atmospheric pressure। ठीक है, इसे हम जो सी लेवल का प्रेशर होता है उसे हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर मानते हैं, ठीक है। और PA आपका क्या होता है, पास्कल होता है। एटमॉस्फेरिक की वैल्यू पास्कल में क्या होती है, ये 101325 पास्कल, ओके। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल भी प्रेशर की यूनिट होती है और मेजर किस में करते हैं, एटमॉस्फेरिक यूनिट में, ओके। तो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर में बस इतने ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये इससे ज़्यादा रिलेटेड इसमें कुछ है नहीं खास, और 2-3 एग्जांपल है जो केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट होने के लिए हैं, ठीक है।
तो अभी मैं इससे रिलेटेड जो है क्या कहते हैं वीडियो डाल दूंगा। जब मैं वीडियो डाल दूंगा उसके बाद जो है क्या कहते हैं आप ये सब वीडियो देख लेना, और मैं जो ग्रुप शेयर करूंगा, ग्रुप का लिंक होगा, उससे आप ऐड होके हमारा इसका पीडीएफ जो ये मैंने जो पढ़ाया है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो वो पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम चैनल से या फिर हमारे ग्रुप से। तो आई होप कि आपको पहला चैप्टर इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर था, इसलिए मैंने एक शॉट में कवर कर दिया इसको। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।